गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हम इस वीडियो में जा रहे हैं बुक को कम्प्लीटली कवर करने। तो इसकी कुछ सीरीज़ आ सकती हैं, नंबर ऑफ़ पार्ट्स आ सकते हैं। ये 10th की बुक है और हम यहाँ पर कवर करेंगे सिलेबस ऑफ साइंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर साइंस का सिलेबस कवर करेंगे और जिसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा स्टार्टिंग से ही अबाउट द केमिस्ट्री। तो इसमें हम पहला चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री के बारे में, यानी कि केमिस्ट्री क्या है एंड हाउ वी गोना स्टडी अबाउट द केमिस्ट्री इन दिस चैप्टर। ठीक। द फर्स्ट चैप्टर व्हेन वी स्टार्ट इट्स टॉक अबाउट द केमिकल रिएक्शन। जब आप नाइन्थ में पढ़ा होगा आपने, तो वहाँ पर हम एटम्स वगैरह के बारे में, फार्मूलाज के बारे में, मॉलिक्यूलर मास के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करते थे। अब इस चैप्टर में ये बुक स्टार्ट होती है विद द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के केस पर। ओके, वी स्टार्ट विद द फैक्ट। और फैक्ट कहता है कि द फैक्ट्स आर नॉट साइंस, यानी कि फैक्ट्स जो होते हैं वो साइंस नहीं होते। और एज ए डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर, जैसे कि डिक्शनरी कोई भी लिटरेचर नहीं है। सिंपली ये मार्टिन एच फिशर ने बोला था। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे अबाउट द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि डेली लाइफ में आप बहुत सारी रिएक्शंस को अपने चारों ओर होता हुआ देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मिल्क इज़ लेफ्ट इन द रूम टेम्परेचर आफ्टर ड्यूरिंग समर, यानी कि अगर आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पर छोड़ दो समर में, तो आप क्या देखेंगे? मिल्क से क्या होता है? उसका दही बन जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन तवा या पेन वगैरह, नेल्स वगैरह होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? एक्सपोज टू ह्यूमिड एयर के अगर एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इनके ऊपर एक जंग लग जाती है, जिसे बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। इसी तरीके से ग्रेप्स की बात करें तो इनका फर्मेंटेड हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से फर्मेंटेड का मतलब होता है जैसे ग्रेप्स वगैरह से शराब बनाई जाती है, तो सिरका बनाना फ्रॉम द लाइक मट और स्टार्च से, तो वो कहलाता है फर्मेंटेशन। ठीक है, हिंदी में इसको किडवन बोलते हैं। फूड इज कुक्ड, जैसे कि खाने का बनना, यानी कि खाने के मटेरियल को हम लाते हैं और फिर हम उसे पकाते हैं, उसके बाद खाना तैयार हो जाता है। और फूड का डाइजेशन इन आर बॉडी, और वी रेस्पायरेशन, यानी कि जो हम रेस्पायरेशन करते हैं, रेस्पायरेशन हम जो सांस वगैरह लेते हैं, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो होती हैं केमिकल के प्रोसेस के थ्रू होती हैं, यानी कि इसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, जिसके बाद एक रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी जज किया केमिकल रिएक्शंस आर हैपनिंग। तो इनिशियली अगर हम किसी सब्सटेंस की बात करें, तो कोई भी एक सब्सटेंस होगा जो एक पार्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और उसके बाद एक प्रोडक्ट बनकर आता है, दैट इज़ कॉल्ड द केमिकल रिएक्शंस। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? एक मैग्नीशियम रिविल लेंगे। मैग्नीशियम रिविल लेने के बाद उसको क्या करते हैं? सबसे पहले रेग माल से रगड़ने के बाद क्लीन कर लेते हैं, यानी कि एक सैंड पेपर लेते हैं और सैंड पेपर से क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद उस सैंड पेपर से क्लीन करके इसको एक टोंग में लेने के बाद बर्न करेंगे इन फ्रंट ऑफ कैंडल। कैंडल मोस्टली यूज़ किया जाता है, तो कैंडल्स अगर हम कैंडल के सामने बर्न करेंगे तो ये एक ब्राइट फ्लेम के साथ जलने लगता है और एक पाउडर्ड मटेरियल या फिर राख की तरह वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑब्टेन होता है। ठीक। तो इसमें जो आपने प्रोडक्ट लिया था, ये दिस इज़ अ फर्स्ट प्रोडक्ट जो एक वायर की फॉर्म में था। ठीक। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट बनकर आया तो वो क्या है? पाउडर फॉर्म में है और जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, इस प्रोसेस से आप क्या समझेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं इस प्रोसेस में, तो तुमने ऑब्जर्व किया जो मैग्नीशियम रिविन है, यहाँ पर जो मैग्नीशियम रिविन है ये बर्न होगा और बर्न होने के बाद ये क्या करता है? एक डिजलिंग वाइट कलर की फ्लेम देता है। ठीक। और जो बदल जाती है एक वाइट कलर के पाउडर में, और ये पाउडर जो है ये कहलाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। तो बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, यानी कि जो मैग्नीशियम है वो क्या करता है? रिएक्ट करता है जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है एयर में, और हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनकर आ जाता है। द सेकेंड प्रोसेस वी आर परफॉर्मिंग ओवर हियर, इस प्रोसेस में जो हम बात करने वाले हैं कि इसमें क्या लेते हैं? लेड नाइट्रेट लेते हैं, और लेड नाइट्रेट को लेने के बाद इसका एक सोल्यूशन बना लेंगे हम टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, टेस्ट ट्यूब में सोल्यूशन बनाते हैं और फिर उसके अंदर ऐड कर देते हैं पोटेशियम आयोडाइड। अंडरस्टैंड? और जब आप इसमें पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन और ऐड करेंगे तो एक येलो कलर का मटेरियल्स बन के आता है। तो इस प्रोसेस को कुछ इस तरीके से शो किया जा सकता है कि आपके पास है लेड नाइट्रेट, तो हम जानते हैं लेड नाइट्रेट का केस जब आता है तो यहाँ पर होता है PbNO,
3 का होल ट्वाइस, और इसके अंदर ऐड कर देते हैं के आई मतलब पोटेशियम आयोडाइड। जब रिएक्शन टेक प्लेस करेगी तो यहाँ पर बनकर आएगा PbI2 प्लस KNO3। ये प्रोसेस इसके अंदर प्रोडक्ट बनकर आता है। अंडरस्टैंड? तो आपने क्या देखा, ये जो मटेरियल यहाँ पर आया है लेड आयोडाइड, दिस इज ए येलो कलर मटेरियल। अंडरस्टैंड? सेकेंड एक्टिविटी जो हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, इट टॉक्स अबाउट कि कुछ क्या करेंगे आप, फेव ग्रेन्यूल्स लेंगे आप जिंक के, आपके पास जिंक के ग्रेन्यूल्स होंगे। ये क्या होते हैं, ब्लूइश ग्रे कलर के ग्रेन्यूल्स होते हैं, प्लेट्स जैसे स्ट्रक्चर्स होती हैं, स्पेशली लेबोरेटरी में आपको देखने को मिल जाएंगी। और इसको क्या करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में रख देंगे। ठीक, कॉनिकल फ्लास्क एग्जैक्टली इट इज़ लाइक दिस। तो इस कॉनिकल फ्लास्क में क्या करेंगे, इसको रख देंगे, और फिर इसके ऊपर से क्या करने वाले हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों में से एक होना चाहिए, और इट मस्ट बी डाइल्यूट। ठीक है, तो इसे आपको लेना है और इसके ऊपर से क्या करना है, इसके ऊपर से पोर करना शुरू कर देना है, यानी कि धीरे धीरे आप इसमें ऐड करना शुरू कर देंगे, और आप ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें से छोटे छोटे बबल्स निकलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बबल्स निकलते हैं, ये छोटे छोटे बबल्स निकलेंगे और ऊपर जाएंगे। दैट्स मीन कि जो आपके पास जिंक था, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जो आपके पास जिंक है वो क्या करेगा, HCl से रिएक्ट करेगा। ठीक, और HCl से रिएक्ट करने के बाद ये बनाएगा ZnCl2। ठीक, और इससे निकलती है हाइड्रोजन गैस, और वही हाइड्रोजन गैस का अगर आपको टेस्ट करना हो तो आप क्या करते हैं, कि जलते हुए कैंडल्स को जब इसके पास लेके जाएंगे, या मैच स्टिक को, इस ये पाइप लगी हुई है ट्यूब, इससे हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही होगी, तो जब आप लेके जाएंगे तो ये एक पॉप साउंड के साथ जलता है, यानी कि एक तेज आवाज़ आती है पॉप साउंड की, जिसके साथ ये जलता है। इस वजह से इस टेस्ट को, हाइड्रोजन टेस्ट को क्या बोलते हैं, पॉप साउंड टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जनरली क्या होता है, इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा टेस्ट है जो पॉप साउंड टेस्ट देता है। अब ये ऑल द प्रोसेस आर हैपनिंग, यानी कि सारी प्रोसेस हो रही हैं, लेकिन कौन सा तरीका है या कैसे हम ये पहचान सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि देयर आर सम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस। तो उसके लिए क्या देख सकते हैं आप, कि चेंज इन स्टेट, कि अगर किसी चीज़ की स्टेट में चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ इस केस में, जैसे हम क्या करते हैं, जब हम देखेंगे, हम कोई वुड वगैरह जलाएंगे, मतलब कोई कार्बनिक पदार्थ को जलाएंगे, मटेरियल को, जैसे कि कार्बन जला दें इटसेल्फ हम क्या करें, ग्रेफाइट जला दें, या फिर हम ऐसा करते हैं कि लकड़ी जला देते हैं और पेट्रोल जला देते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि वो पहले लिक्विड स्टेट में था, या लकड़ी पहले सॉलिड स्टेट में थी, लेकिन जलने के बाद क्या होती है, वो कैसी स्टेट में आ जाती है, गैसेस स्टेट में आ जाती है। बिकॉज एवरी टाइम जब लकड़ी जलती है तो उससे क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो वो कौन सी स्टेट में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, या फिर गैसेस स्टेट में आ जाएगा। तो दिस ऑल द काइंड ऑफ द थिंग्स दैट केमिकल प्रोसेस के थ्रू एक नया प्रोडक्ट बन रहा है और उसकी स्टेट चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज, कि हम उस चीज़ को पहचान सकते हैं बाय द चेंज इन स्टेट। अगला आता है कलर चेंज। ठीक, कि अगर क्या हो, किसी रिएक्शंस का कलर चेंज हो जाए। ठीक, तो जैसा हमने यहाँ पर देखा था, इस वाले एग्जाम्पल में हम बात कर रहे थे कि जब PvNO3 का होल ट्वाइस जो होता है, यानी कि लेड नाइट्रेट जो होता है, ये कलरलेस होता है। ऐसे ही पोटेशियम आयोडाइड जो होता है वो भी कलरलेस होता है। लेकिन जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं एक दूसरे के साथ, तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा लेड आयोडाइड, और ये जो होगा लेड आयोडाइड, ये होता है येलो कलर का। यानी कि अगर रिएक्शन में कोई चेंज हुआ है, कोई रिएक्शन में चेंज हुआ है जिसकी वजह से क्या है, उसका कलर चेंज हो गया, तो हम पहचान लेंगे कि ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन ने टेक प्लेस किया है यहाँ पर। अंडरस्टैंड? दिस इज अ वेरी स्टडी, वेरी इजी टास्क। फिर बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ गैस। एवोल्यूशन माने गैस का निकलना। तो फॉर एग्जांपल जैसा हमने इस जगह पर स्टडी किया था कि इसमें क्या होता है, बबल्स निकलते हैं, कौन से, हाइड्रोजन के, जिसे हम पॉप साउंड से टेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए केमिकल चेंज। तो जिसमें अगर कोई गैस निकलती है, जैसे कि पेट्रोल जलने पर गैस निकलती है, तो ये सब टेस्ट को हम बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट वी स्टडी अबाउट इट हियर, बिकॉज नेक्स्ट बुक जो हम सोच रहे हैं अगली बुक पढ़ने की, तो वो लखमीर सिंह है। और लखमीर सिंह, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड बुक फॉर हाई स्कूल स्टूडेंट्स और 10th स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या है कि चेंज इन टेम्परेचर। तो इसमें क्या होगा कि चेंज इन टेम्परेचर को आप कुछ इस तरीके से देखें तो बहुत बेहतर रहेगा कि टेम्परेचर
जब किसी रिएक्शन कोई रिएक्शन होती है और उसके अंदर टेम्परेचर चेंज हो, फॉर एग्जांपल अगर लकड़ी जलती है और उसका टेम्परेचर चेंज होता है तो यू कैन से लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। और सिमिलरली जब जैसे आपने सुना होगा जो वो सूखा चूना होता है उसको जब वाटर में डाला जाता है तो वो क्या करता है, उससे बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है। ठीक, तो ये क्या है, टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक, तो ये भी क्या है, इट्सेल्फ टाइप ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, और वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसे हम स्टडी करते हैं। यहाँ पर कई तरह के सिंबॉलिक होते हैं या कई तरह के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को पहचान सकते हैं आसानी से। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ लाइक अ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो सकता है, या फिर देयर आर अ लॉट ऑफ द वेज वी विल स्टडी दैम इन डिटेल, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ जितना बुक में दिया है वही पढ़ना है। अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस, यानी कि बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस हमारे चारों ओर होती रहती हैं, और केमिकल रिएक्शंस की स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं बाय, या फिर रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से, यानी कि इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। ओके, तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इक्वेशन के बारे में, यानी कि केमिकल इक्वेशन के बारे में, व्हाट आर द केमिकल इक्वेशंस। तो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जैसे मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कोई भी केमिकल इक्वेशन जो होती है वो होती है जिसके अंदर क्या करते हैं आप, जो भी मटेरियल लिया है आपने उसको आप वर्ड्स की फॉर्म में लिख दें। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, हमने जो फर्स्ट रिएक्शन करवाई थी मैग्नीशियम रिविन की, तो हमने मैग्नीशियम लिया प्लस ऑक्सीजन लिया और इसके बनने वाला प्रोडक्ट क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसमें जो मटेरियल आप स्टार्टिंग में लेंगे, ठीक, उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, अंडरस्टैंड, उसको बोलते हैं हम रिएक्टेंट। और जो मटेरियल आप लास्ट में लेंगे उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट, यानी कि जो लास्ट वाला मटेरियल है दैट इज नोन एज द प्रोडक्ट किसी भी केमिकल रिएक्शंस में। जो रिएक्टेंट होता है उनके बीच में प्लस लगाया जाता है, इसी तरीके से अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो उनके बीच में भी क्या लगाया जाएगा, प्लस लगाया जाएगा, अंडरस्टैंड। और जिस तरफ रिएक्शन हो रही है उसकी डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं बाय एन एरो, यानी कि उसके बीच में एक एरो लगा देते हैं। इट डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, यानी कि इस साइड से इस साइड को रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है तो इसको हम एक एरो से दिखाते हैं, अंडरस्टैंड, गेट द पॉइंट, वेरी गुड। इसमें हमने देखा कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट थे, तो हमेशा रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पर लिखे जाते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं, और जो प्रोडक्ट होता है उसको राइट हैंड साइड पर लिखते हैं। ठीक, द डायरेक्शन ऑफ द एरो, एरो की जो टिप है उसकी डायरेक्शन हमको बताती है कि डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन क्या रहने वाला है यहाँ पर, अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, यानी कि हम केमिकल इक्वेशंस को किस तरीके से लिखेंगे। तो केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर हम उसका नाम, वर्ड इक्वेशन लिखने की जगह हम उसकी जगह पर उसके सिंबल्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg, तो हम Mg लिखेंगे, O होता है ऑक्सीजन का सिंबल और MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल। तो यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को हम याद से लिखते हैं, ठीक है, जब हम किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलर प्रिंसिपल अप्लाइड होते हैं कि लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आ जाएगा और राइट साइड में आ जाएगा हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जब ये बर्न करेगा तो हमें मिल जाएगी यहाँ पर, एयर में बर्न करने पर मैग्नीशियम को हमारे जो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाता है। ठीक, अब जो समझने की चीज़ है वो ये है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के केस में क्या होता है कि इसमें आपने जो भी कंटेंट लिया, जो भी मटेरियल लिया है, जो इस साइड में होगा, यानी कि जो साइड ऑफ द रिएक्टेंट और द साइड ऑफ द प्रोडक्ट, दैट मस्ट बी इक्वल इन द केस ऑफ मास। ठीक, और ये हम लेते हैं द फर्स्ट लॉ, और मैं कह सकता हूँ कि मॉडर्न केमिस्ट्री का जो फर्स्ट लॉ है दैट टॉक्स अबाउट कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को ना ही क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दैट्स मीन जितना रिएक्टेंट की जगह पर आप मटेरियल यूज़ करेंगे उसका मास बराबर होगा जितना प्रोडक्ट की जगह पर आप यूज़ करने वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं जनरली, तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जिंक सल्फ्यूरिक एसिड, जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर जिंक सल्फेट आता है और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस
रिलीज होती है, जैसा कि हमने HCl के केस में किया था तो हो रही थी। अब इसे रिप्रेजेंट करते हैं, जिंक को रिप्रेजेंट करते हैं Zn से, H2SO4 को H2SO4, और यहाँ पर बनकर आता है जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, यानी कि ये एनवायरनमेंट में चली जाएगी। अब इसे थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, जैसा आप इस रिएक्शन में देख ही रहे हैं, इस रिएक्शन में दिखाया गया है कि यहाँ पर आपके पास है जिंक, तो यहाँ पर 1 जिंक है, और इस साइड में हम कैलकुलेट करें तो इधर भी 1 है। तो हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स कितने, 1 जिंक के लेफ्ट हैंड साइड पर, और नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स जिंक के कितने, 2 इन राइट हैंड साइड, यानी कि प्रोडक्ट की तरफ भी दोनों बराबर हो गए। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन हम देखते हैं सबसे ज़्यादा किधर है, तो यहाँ पर कंपाउंड है, तो इस कंपाउंड में पहले चेक करेंगे तो यहाँ पर 2 है, और यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर भी 2 है, तो इसका मतलब ये दोनों भी बैलेंस है। अब द नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे सल्फर, तो सल्फर के केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर 1 था, तो दैट इज़ ऑल्सो 1, और यहाँ पर आके देखा हमने तो ये भी क्या था, 1 ही है। ठीक, अगला स्टेप हमारे पास बचता है ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन है 4, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया है, तो यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं आया है। दैट्स मीन दिस इक्वेशन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड बाय बोथ द साइड्स। अंडरस्टैंड, हियर इट इज कंप्लीटेड। नाउ वी टेक अ ट्रायल। इस ट्रायल में हम क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन के अंदर जो जो भी स्टेप्स आए हैं, एक नई इक्वेशन लेंगे, नया प्रोडक्ट लेंगे, नए रिएक्टेंट लेंगे, और जो उस रिएक्टेंट्स की रिएक्शंस की वजह से जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास रिएक्टेंट है यहाँ पर Fe, और इसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम वाटर के साथ। स्पेशली याद रखना, Fe हमेशा स्ट्रीम वाटर के साथ रिएक्ट करता है, स्ट्रीम माने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वाला वाटर। क्लियर, जब ये रिएक्ट करेगा H2 के साथ तो ये बनाएगा Fe3O4, और इससे हाइड्रोजन गैस निकलनी है। ठीक, जैसे मोर रिएक्टिव जो मेटल्स होती हैं वो अक्सर क्या करती हैं, एसिड्स और वाटर के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। इवन विद द बेसिस दे आल्सो रिलीजेस द हाइड्रोजन गैस। अंडरस्टैंड, चलो अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन है, तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, यहाँ पर इन्हें जो भी आपके पास रिएक्टेंट है उसको सबको कॉलम में बंद कर देना है, एज इट इज़ लुकिंग लाइक दैट। ठीक, क्योंकि आपको डूरिंग द केमिकल रिएक्शन इनके इनसाइड में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, यानी कि जो बॉक्सेस के अंदर आ गया उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आप आगे और पीछे चेंज कर सकते हैं, यानी कि इन सब के आगे ही कोई नंबर पुट कर सकते हैं, अदरवाइज यू कांट चेंज एनीथिंग इन देयर इंटरनल फार्मूला। सेकंड स्टेप का क्या करना है आपको, आपको लिस्ट बनानी है नंबर ऑफ एटम की, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होंगे उनको बैलेंस करने के लिए। तो हम क्या देखते हैं, हमने पहली लिस्ट बनाई जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंट की ओर है Fe वो 1 है, लेकिन प्रोडक्ट की ओर ये हो गया है 3। ऐसे ही हाइड्रोजन इधर 2 है रिएक्टेंट की ओर, और प्रोडक्ट की ओर भी कितना है, 2 है, तो दैट इज ऑल्सो न्यू प्रॉब्लम। यहाँ पर क्या है, ये दोनों सिमिलर हैं, तो हमें पहले क्या अरेंज करना है उसके बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, और जब हम इधर आते हैं तो ऑक्सीजन दैट्स बिकम 4। ठीक है, अब क्या करना है, आपको थर्ड स्टेप लेना है। थर्ड स्टेप के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ पर थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, आपको क्या करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है सबसे पहले, क्योंकि Fe तो ऑलरेडी क्या है, वो 3 और 1 है, तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, बिकॉज हेयर आर टू कंप्लीट फार्मूलाज फॉर द ऑक्सीजन। तो हमने क्या लिया, ऑक्सीजन के केस में हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन एटम के केस में हम देखते हैं कि इनिशियली रिएक्टेंट में थी 1 ऑक्सीजन, ठीक, और प्रोडक्ट में थी 4 ऑक्सीजन। तो हम क्या करेंगे, वन साइड वाले यानी कि रिएक्टेंट में इसे मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 4, और जैसे ही हम इसे बाय 4 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों साइड में नंबर ऑफ ऑक्सीजन क्या होने वाले हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर दोनों साइड में होने वाले हैं बैलेंस। अब आप देखें यहाँ पर क्या किया आपने, यहाँ पर ऑक्सी वाटर के सामने 4 लगा दिया, इससे मतलब 4 ऑक्सीजन इधर हो गई, 4 ऑक्सीजन इधर हो गई। अब देखिए किस चीज़ में थोड़ी चेंजेस आए, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 होने की वजह से हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो गए, 8 हो गए, किस साइड में, रिएक्टेंट की साइड में, लेकिन प्रोडक्ट की साइड में कितने, 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फिर से एक लिस्ट बनाते हैं नई वाली, और इस लिस्ट में हम दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास 8 हाइड्रोजन है इन H2O, और यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 हैं। ठीक,
तो इन्हें बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हाइड्रोजन को प्रोडक्ट की ओर। ठीक, तो यहाँ पर जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज कम्प्लीटली बैलेंस्ड। नाउ व्हाट इज लेफ्ट, इट इज़ अ पार्शली बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, ये पार्शली बैलेंस इक्वेशन हो गई है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ बचती है जिसे हम जानते थे कि आयरन। आयरन के अगर हम ध्यान से देखें तो हम देखेंगे कि आयरन अकेला है हमारे रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इसने कंपाउंड बना लिया है। तो आपको क्या करना है, इनिशियली हमारे पास 1 है रिएक्टेंट में और 3 है प्रोडक्ट में। तो कोई बड़ा काम नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर देना है रिएक्टेंट की ओर, और हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट की ओर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? नाउ इट्स कम्प्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ फोर्थ स्टेप होता है कि आप चेक करें क्या इक्वेशन आपकी बैलेंस हो चुकी है। नंबर ऑफ एटम इन बोथ द साइड्स आर कम्प्लीटली सेटल्ड और फिक्स इन द रेशियो। तो यहाँ पर जब हम देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये क्या है, एक कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन तैयार हो चुकी है हमारे पास। नेक्स्ट स्टेप जो आपको परफॉर्म करना है वो ये कि आप इसको ट्राई कर लें ठीक से कि कहीं पर कोई नंबर में कमी ना हो, या फिर एटम्स को ठीक से काउंट करके एक बार लिस्ट बनाकर देख लें। अब कुछ सिंबल्स का और यूज़ किया जाता है जो हमारा 7th स्टेप है उसके अंदर, कि आप किसी कंपाउंड की स्टेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वो कौन सी स्टेज में है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कोई कंपाउंड जो भी आपने सब्सटेंस या रिएक्टेंट लिया है, अगर वो गैसेस स्टेट में है तो दिखाते हैं जी से, अगर लिक्विड स्टेट में दिखाते हैं एल से, अगर एक्वस स्टेट में मीन ये डिजॉल्व है वाटर के अंदर तो दिखाते हैं ए क्यू से, और अगर ये सॉलिड है तो दिखाते हैं इसे एस से। तो ये स्टेज रिप्रेजेंट करता है, यानी कि बीइंग गैसियस आप दिखा देंगे इसे जी से, और इफ़ द सब्सटेंस इज इन लिक्विड स्टेट then this is represented by L, और अगर ये दिखाया जा रहा है कि ये डिजॉल्व है इन वाटर, डिजॉल्व इन वाटर तो दिखाते हैं हम एक्वस, और अगर ये सॉलिड है देन ए स्मॉल लाइक सब्सक्रिप्शन की तरह एक एस बना दिया जाता है बॉटम पर। अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी वेरी इजी टास्क, तो यू कैन परफॉर्म इट वेरी वेल। अब क्या करना है, जैसा हम जानते थे रिएक्शंस के अंदर कि आयरन हमेशा कैसी फॉर्म में पाया जाता है, ऑफ कोर्स ये हमेशा सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। और H2O मतलब वाटर, तो एक्वस नहीं, वाटर हमेशा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। अगर कोई चीज़ वाटर में डिज़ोल्व की गई है तो वो एक्वस कहलाएगी। अंडरस्टैंड, तो इस बात को ध्यान रखने की कोशिश भी करना थोड़ी बहुत, कि यहाँ पर क्या है, वाटर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में हमने क्या कहा कि ये वाटर जो होता है जो आयरन के साथ यूज़ किया जाता है दैट इज़ इन द स्ट्रीम फॉर्म ऑफ स्ट्रीम। तो याद रखना कि किस जगह पर वाटर लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, किस जगह पर स्ट्रीम की फॉर्म में या गैस की फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। तो या स्ट्रीम हो या फिर वेपर हो, दोनों ही के केस में हम क्या लगाते हैं, जी लगाते हैं। तो यहाँ पर वाटर के साथ क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। Fe3O4 हमेशा ही क्या होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये तो ऑलरेडी गैस है, तो ये तो गैसेस फॉर्म में पाई जाएगी, और उन्हीं सिंबल्स का यूज़ करके हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दिस इज कॉल्ड द बैलेंस्ड केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड द कंप्लीटली केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन। यानी कि आपने इसके अंदर जो मटेरियल लिया है उसकी स्टेजेस तक को शो कर दिया है, दैट्स वाई इट इज़ कम्प्लीटली बैलेंस इक्वेशन। यहाँ पर याद रखना कि जी को हमने यूज़ किया है टू बी इन गैसेस स्टेट, क्योंकि हम स्टार्टिंग में स्टडी कर रहे थे कि वाटर जब आयरन के साथ ये रिएक्ट कराएगा तो उसके अंदर वाटर को हम लेंगे एकदम स्ट्रीम की फॉर्म में, यानी कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर। कुछ रिएक्शंस में क्या होता है कि उनके एरो के ऊपर उनके टेम्परेचर को, प्रेशर को और कैटालिस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर मीन किस टेम्परेचर पर रिएक्शन टेक प्लेस कर रही है, या उसका प्रेशर क्या है रिएक्शंस का, और उसमें कैटालिस्ट के कौन सा यूज़ हो रहा है। कैटालिस्ट का मतलब होता है किसी रिएक्शन की जो रेट होगी, यानी कि दर होगी, स्पीड होगी, उसे बढ़ा देता है कैटालिस्ट। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर दो रिएक्शन दी गई हैं कि अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस को रिएक्ट करवाएं एट द टेम्परेचर ऑफ 340 एटमॉस्फेयर, 340 एटमॉस्फेयर, तो ये क्या देता है, ये देता है मेथेनॉल।
ये दे देगा मैथेनॉल। अंडरस्टैंड, या मेथाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। जिस तरीके से सनलाइट की प्रेजेंट में आप क्या देखते हैं कि जो लीव्स होती हैं, प्लांट्स की लीव्स होती हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जब सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये ग्लूकोज देता है और ऑक्सीजन गैस को रिलीज़ करता है। और ये ऑक्सीजन गैस क्या रहती है, वाटर में डिज़ोल्व रहती है, इसलिए इसे एक्वस दिखाया गया है। इसी तरीके से ग्लूकोज भी हम जानते हैं वाटर में डिज़ोल्व है, तो ये एक्वस होगा। वाटर यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में है और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिज़ोल्व रहती है, तो यहाँ पर ये एक्वस दिखाया जाएगा। इन चीज़ों को याद रखना। अक्सर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन तब आते हैं जब आपसे वो पूछें कि विच इक्वेशन इज़ करेक्ट, और वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देंगे और उसमें उनकी स्टेजेस को भी शो कर देंगे। तो बच्चे नॉर्मली क्या करते हैं, सिर्फ कंपाउंड के फार्मूलाज देखकर उसे राइट और रॉन्ग कर देते हैं। तो वहाँ पर आपको याद रखना है कि आपको एक्वस, लिक्विड और सॉलिड और गैसेस फॉर्म का भी अच्छे से ध्यान रखना है ड्यूरिंग रिएक्शन। ओके, देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट वी रियली नीड टू टॉक अबाउट। यहाँ पर क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है कि व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिविन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। ओके, यानी कि मैग्नीशियम रिविन को क्यों क्लीन करना चाहिए इससे पहले आप उसे बर्न कर रहे हैं। इसका रीज़न है, और इसका बड़ा बहुत अच्छा रीज़न है कि क्या होता है कि मेटल्स को जब हम एनवायरनमेंट में खुला छोड़ देते हैं तो उन वो मेटल्स जो होती हैं एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन है, मोस्टली ऑक्सीजन के साथ क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं, और रिएक्ट करने के बाद उनके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कवरिंग बन जाती है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है एक ऐसा मटेरियल है जो कि रेजिस्टेंट होता है, यानी कि जलता नहीं है। ठीक, तो इसी तरीके से वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की कवरिंग को हटाने के लिए, उसकी सरफेस से उसकी कवरिंग को हटाने के लिए क्या किया जाता है, उसे पहले सैंड पेपर से रफ करके क्लीन कर दिया जाता है। ठीक है, तो दिस इज़ द एक मतलब रीज़न बिहाइंड दिस। ओके, नेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि बैलेंस इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शंस, यानी कि इन्हें बैलेंस करना है। यहाँ पर इन्होंने दिया है कि हाइड्रोजन की अगर रिएक्शन कराएं क्लोरीन के साथ तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको H2 लेना है, रिएक्शन करानी है Cl2 से, और हम जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है HCl। अब देखें यहाँ पर कितने, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, 1 है, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर क्या है, 1 है। तो हम क्या करें, इसको 2 कर दें, तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर 2 HCl हो गया। अब यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 क्लोरीन, यहाँ पर भी 2 क्लोरीन डन हो चुकी है। अगली रिएक्शन है कि बेरियम क्लोराइड है आपके पास और अमोनियम सल्फेट है, यानी कि आपके पास बेरियम क्लोराइड और अमोनियम सल्फेट है, रिएक्शन होती है और यहाँ पर बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट अमोनियम, इट्स एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक, रिएक्शन करा लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है, कोई इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं है ये। और बस आपको फार्मूलाज की ध्यान रखना है कि फार्मूला किस तरीके से यूज़ किए जाएंगे। ऑलराइट, रिएक्शन गोइंग टू बी a little bit bigger, so यहाँ पर क्या होता है, बेरियम क्लोराइड। अब अगर मैं बेरियम क्लोराइड की बात करूँ तो बेरियम का फॉर्मूला होता है BaCl2। इसी तरीके से अगर मैं एल्युमिनियम की बात करूँ तो एल्युमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 का होल थ्राइस, SO4 का होल थ्राइस। आई एम सॉरी, यहाँ पर 4 दी, 3 नहीं 4 बनाना था। ठीक, रिएक्शन टेक प्लेस करेगी और हमारे पास बन के आएगा BaSO4, इसको बोलेंगे बेरियम सल्फेट। ठीक, और यहाँ पर आएगा दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास AlCl3। अंडरस्टैंड, यहाँ पर अगला प्रोडक्ट आने वाला है AlCl3। अब आप देखें, यहाँ पर बैलेंस करने के लिए बेरियम कितने, यहाँ पर बेरियम कितना है 1, इधर भी कितना है 1 है, यहाँ पर SO4 कितने हैं 3 हैं, और यहाँ पर SO4 कितने हैं 1 है। तो पहले क्या करते हैं, हम SO4 को बैलेंस करते हैं, तो हम इसे कर देंगे 3। जब हम इसे 3 करेंगे तो SO4 बैलेंस हो गया, लेकिन यहाँ पर Ba क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, किससे, इससे, बिकॉज यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितना है, सिर्फ 3 है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको 3 कर देंगे। ठीक है, अंडरस्टैंड। यहाँ पर एल्युमिनियम कितने, 2 हैं, और यहाँ पर क्लोरीन कितने हो गए, 2 × 3, यहाँ पर क्लोरीन हो गए हमारे पास 6 और यहाँ पर एल्युमिनियम है 2, और यहाँ पर इस जगह पर एल्युमिनियम है 1, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 कर देंगे। ठीक, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड
कि 3 × 2, 3 क्लोरीन जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता चलता है यहाँ पर क्लोरीन कितनी है, 6 है। तो ये बैलेंस की इक्वेशन जो है कम्प्लीटली बैलेंस हो चुकी है। दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग इक्वेशन। तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, डन हो जाएगी। अंडरस्टैंड। अब बात करने वाले हैं हम उससे आगे वाली इक्वेशन की, जिसमें सोडियम की रिएक्शन कराई जा रही है वाटर के साथ। और इस केस में जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट आने वाला है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो हमने लिया है यहाँ पर सोडियम, लेट मी चेक, यहाँ पे लिया है हमने सोडियम और इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम वाटर के साथ। जब आप वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास बन के आएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2। ठीक, यहाँ पर H2 कितने हो गए, यहाँ पर H2 है 3, यानी कि आपके प्रोडक्ट में H2 3 है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 है। तो आपको पहला काम ये करना है कि आपको यहाँ पर सोडियम को कर लेना है 2 और यहाँ पर भी सोडियम कर देने हैं 2। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पर H2O हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ 4 टाइम H हो गए और यहाँ पर आपको कर देने हैं 2। तो यहाँ पर 4 टाइम H हो गया, यहाँ पर भी 4 टाइम H हो गया, 2 टाइम्स ये हो गया तो 2 और 2 टाइम्स ये हो गया तो +2 हमारे पास कितने आ गए, 4 हाइड्रोजन। इधर भी कितने हैं, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितनी है, 2 है और यहाँ पर भी क्या हो गई, 2 टाइम ऑक्सीजन हो गई। तो दैट इज़ कम्प्लीटली डन। ठीक, तो सिंपली ये बुक का पूरा पोर्शन आप लगभग कर ही चुके हैं। वेरी वेल। अब हम बात करने वाले हैं किसी और चीज़ की, दैट इज़ अबाउट द नेक्स्ट वन। हमारा क्वेश्चन रहेगा, राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फ्लोइंग रिएक्शंस, यानी कि इनके स्टेट सिंबल भी शो करने हैं। तो आपके पास सोल्यूशन है बेरियम क्लोराइड का और उसके साथ दे रखा है बेरियम क्लोराइड के साथ यहाँ पर सोडियम सल्फेट। वो किस किस चीज़ में है, ये वाटर के साथ मिले हुए हैं। दीज आर इनसॉल्युबल, बेरियम सल्फेट का प्रोडक्ट बनकर आएगा और सोडियम क्लोराइड हमेशा सॉल्युबल ही होता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड मतलब हम सॉल्ट की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें रिएक्शन लिखनी है। तो पहली रिएक्शन है हमारी बेरियम क्लोराइड की, इक्वेशन हो जाएगी ये। अब ये वाटर के अंदर डिजोल्व है तो दैट्स मीन ये किस फॉर्म में होगी, एक्वस फॉर्म में होगी। क्लियर। ठीक, उसके बाद आता है हमारे पास सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट मतलब Na2SO4। ठीक है, और ये क्या है, वाटर में डिजोल्व है तो ये भी क्या होगा, एक्वस फॉर्म में ही होगा। रिएक्शन टेक प्लेस करती है और हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि इक्वेशन रिएक्शंस होने पर आपके पास जो प्रोडक्ट आता है वो आता है बेरियम सल्फेट। ये एक वाइट कलर का मटेरियल होता है जो बेरियम सल्फेट है और ये होता है बेटा सॉलिड फॉर्म में। अंडरस्टैंड। और आप जब आगे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बन के आता है 2NaCl। 2NaCl किस लिए लिख दिया मैंने कि यहाँ पर 2 ही क्लोरीन है और 2 ही क्या है, सोडियम है, इस वजह से 2NaCl आ जाता है। दैट इज़ ए बैलेंस इक्वेशन। और ये क्या होगा, हम जानते हैं नमक पानी में घुल जाता है तो ये दैट इज़ फाउंड इन एक्वस स्टेट, दैट इज़। ठीक है, तो ये इक्वेशन पूरी कंप्लीटली बैलेंस हो जाती है अगर आप ध्यान से देखें और इनकी स्टेजेस को आप बड़ी क्लियरली डिफाइन कर सकते हैं। Right now we are going to set or write the last but not least question। हम अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं और इस क्वेश्चन में हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है हमारा, आई एम सॉरी 1 मिनट, ओके, that is what we are really need to, okay। इसके बाद क्या होता है, हमारी अगली इक्वेशन है जो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपके पास जो वाटर में डिज़ोल्व है। ठीक, और इसको क्या करते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, दैट इज़ ऑल्सो डिज़ोल्व इन वाटर। ये कम्प्लीटली दिख रहा होगा और हमारे पास सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। ओके, वी डू दिट like we have sodium chloride, I'm sorry we have sodium chloride, यानी कि हमारे पास पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ये एक बेस होता है और ये क्या है, वाटर में डिज़ोल्व मतलब एक्वस। फिर हमारे पास है हाइड्रोक्लोरिक एसिड
और ये भी क्या है, वाटर में डिज़ोल्व है। रिएक्शन होगी और हमें पता है कि हमारे पास प्रोडक्ट बन के आएगा NaCl, और ये क्या होता है, ये वाटर में आयोनाइज्ड होता है, मतलब डिज़ोल्व होता है, तो ये NaCl बना लेगा और हमारे पास बन के आएगा H2O, और H2O होता है इन स्टेट ऑफ लिक्विड। ठीक, तो ये क्या है, एक तरीके की एसिड बेस रिएक्शन है। ये बेस है हमारे पास और ये एसिड है, ये आपस में रिएक्शन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन के बाद हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आता है NaCl, जो क्या कहलाता है, सोडियम क्लोराइड। दिस इज़ अ वेरी फैंटास्टिक सेट ऑफ अ वीडियो एंड आई जस्ट से कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अभी तक हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया है, हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए। इसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर राइट नाउ, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं जिसमें हम टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस वीडियो।